अब चूंकि हमारे यहाँ इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि भैया हमने खाने को डाइजेस्ट कर लिया है और डाइजेस्ट करने के साथ साथ हमने रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू उससे एनर्जी भी विड्रॉ कर ली है। फिर अचानक से आप भागने लगे तो पता चला कि आपके पैरों की एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो हम बोल रहे हैं जनरली ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं कि ब्लड जो होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो होता है क्या होता है भैया, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बना होता है किससे, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। लेकिन प्लाज्मा की ही इटसेल्फ बात करें तो हमारे यहाँ भैया जो इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते होंगे वो हार्मोन भी तो प्लाज्मा में ही होंगे। ठीक है कि कहीं के प्लाज्मा में कम, कहीं के प्लाज्मा में ज्यादा होता होगा। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है हमारे आरबीसी में। अगर हम एक स्वस्थ इंसान की बात करें, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है कि नहीं, अगर अपने एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा गलती से तो इनके यहाँ साइटोप्लाज्म में आपको ऐसे ऐसे दाने दिखाई देंगे, ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। और यहाँ हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें आपके नीट एग्जामिनेशन से रिलेट करके। तो इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी के किन लाइनों से आते हैं, उन्हीं लाइंस पे हमें फोकस करना है कि सवाल हमसे कैसे बन जाए। अगर अभी तक भी ना पढ़ा हो तो इस लेक्चर से कम ऐसा फील हो आपको कि नहीं भैया हमने एनसीईआरटी पूरी तरीके से पढ़ रखी है, ऐसा कम से कम फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। अगर लेक्चर को देखते जाइएगा और एनसीईआरटी के हेडिंग्स फॉलो करते जाइएगा तो डेफिनेट सी बात है मैं एक भी लाइन छोड़ने वाला हूं नहीं। ठीक है, तो बातें अगर करें इस चैप्टर की तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बेसिकली कोई चैप्टर हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे या क्या बताया जाएगा, पहले हम उसके बारे में बात कर लें। तो अगर हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर के बारे में बात कर लें तो यहाँ बॉडी फ्लूइड का जिक्र होगा। और बेसिकली हम बात करते हैं लोअर क्लासेस में देखेंगे तो हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि भैया हमने खाने को डाइजेस्ट कर लिया है और डाइजेस्ट करने के साथ साथ हमने रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू उससे एनर्जी भी विड्रॉ कर ली है। लेकिन इस डाइजेशन के द्वारा या रिस्पिरेशन के द्वारा जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल निकलता है। या रिस्पिरेशन वाले चैप्टर में ही देखा होगा कि हमने किसी ना किसी फ्लूइड का इस्तेमाल किया था जस्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन को एल्वोलाई से टिश्यू या सेल तक ले जाने के लिए, या सेल्स में जो भी CO2 बना था उसको हम एल्वोलाई तक लाने के लिए हम ब्लड का यूज करते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब हमारे बॉडी में होती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। तो डेफिनेट सी बात है जिसे हम ही वेस्ट कह रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए ही वेस्ट है, तो उसे बाहर निकालना भी होता है। तो यानी इनका भी ट्रांसपोर्ट होता होगा। यानी बेसिक सी बात है कि अगर हमारे शरीर में बात करें कि बॉडी फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है, एंड दैट इज ट्रांसपोर्ट। एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड विद द न्यूट्रिएंट, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करेंगे किसका भैया? न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट क्या है? जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमारे यहाँ हमने डाइजेशन का कार्य जो है वो कहाँ कंप्लीट कर लिया? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन डाइजेस्टेड फूड को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ? अपने लीवर के पास। और लीवर से जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम उतना फूड सप्लाई करते हैं। सपोज करिए कि अभी आप पढ़ रहे हो तो इस दौरान आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एनर्जी मिलेगी कैसे? तो एनर्जी मिलेगी भैया फूड से। फूड से मिलेगी तो हमारा लीवर जो है इंश्योर करता होगा कि इस दौरान जब हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो फूड का ट्रांसपोर्ट हम सबसे ज्यादा किसके पास करें? तो ब्रेन के पास करें, क्योंकि एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए। फिर अचानक से आप भागने लगे तो पता चला कि आपके पैरों की एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वहां पे हम सेल्स में क्या करेंगे? उस दौरान न्यूट्रिएंट की सप्लाई बढ़ाएंगे, यानी एब्जॉर्ब फूड को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट में एक तो रोल होता है। दूसरा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, एक तो इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे भैया? हमारे पास तीसरा साधन क्या है? तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करते हैं। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा तो था
पिछले अध्याय में ही कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का माध्यम भी हमारे यहाँ क्या होता है भैया, ब्लड ही होता है। अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी करते हैं। और किन गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं जनरली ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं। यानी हमारे यहाँ बॉडी में जो फ्लूइड है वो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि ईच एंड एवरी सेल को न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो सके, या हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम बॉडी से बाहर निकाल सकें। और इसके रिस्पेक्ट में इन्हीं चीजों में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी करते हैं। तो हमारे यहाँ बॉडी फ्लूइड का जिक्र किया जाए अगर एनिमल्स में, तो दो तरह के बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं। बॉडी फ्लूइड का अगर हम जिक्र करें तो दो तरह का बॉडी फ्लूइड हमारे एनिमल में पाए जाते हैं। कौन कौन से भैया, तो पहला बॉडी फ्लूइड जो होता है वो ब्लड होता है। ब्लड का जिक्र किया जाएगा, देखा जाएगा कि ब्लड के कंपोजिशन क्या है, तमाम चीजें। और दूसरा बॉडी फ्लूइड जो हमारे यहाँ होता है उसे हम लिम्फ बोलते हैं। हम देखेंगे कि लिम्फ होता क्या है, लिम्फ बनता किस प्रक्रिया के तहत है। लेकिन हम बात करेंगे इस चैप्टर में मेजरली ब्लड और लिम्फ के बारे में, और इनका कैसे हम फ्लो बनाए रखते हैं, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा हमारे यहाँ सिस्टम है। इसीलिए हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, इस पूरे चैप्टर को मिला के हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी बहुत सारे अंग या बहुत सारे अंग हिस्सेदारी लेते होंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करने के लिए। चलिए भैया चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि एनसीईआरटी में अगर हम जाएंगे तो ब्लड लिखा होगा आपके यहाँ, तो ब्लड हमारे यहाँ मेजर ट्रांसपोर्ट मटेरियल तरह इस्तेमाल होता है, खास करके हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स की बात करें, कुछ जगहों पे हमारे यहाँ बॉडी फ्लूइड का भी इस्तेमाल होता है, यानी लिम्फ का भी इस्तेमाल होता है। तो ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के बारे में बहुत पहले से ही आपको पता है कि ब्लड जो होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो होता है क्या होता है भैया, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बना होता है किससे, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करें आपसे, ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली ब्लड को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। बेसिकली हम ब्लड को क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो बोलते हैं कि ब्लड जो हमारा है, एक तो याद रखिएगा अगर हेल्दी इंसान की बात करें तो एक हेल्दी इंसान के पास लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। 5 लीटर ब्लड जो होता है उसमें भी अगर हम बात करें तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं मेन। एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है भैया, प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा क्या होता है भैया, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, चलो भैया प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा अगर हम देखें तो जो भी हम बोल रहे हैं कि हमारे यानी एक स्वस्थ इंसान के शरीर में अगर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है तो इस 5 लीटर ब्लड में होता क्या है, तो 55% हमारे यहाँ प्लाज्मा होता है। क्या होता है भैया, 55% प्लाज्मा होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट तब कितना होता होगा भैया, तो फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। अभी हम इनके कॉम्पोजिशन भी पढ़ेंगे कि इसके बाद इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट या प्लाज्मा में और कौन कौन सी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल हम ब्लड को देखें तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं ब्लड में प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट है। इसी प्लाज्मा की बात हो रही है कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विसियस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड का 55% पार्ट। अगर इस प्लाज्मा में हम देखें कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो प्लाज्मा को इटसेल्फ अगर हम डिवाइड करें तो प्लाज्मा में लगभग 90 to 92% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, पानी। फिर हम बात करें तो लगभग 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन डिफरेंट काइंड के होते हैं, अभी इनका जिक्र कर लेंगे कौन कौन से प्रोटीन है। ये परसेंटेज में है भैया, क्या है, परसेंटेज में है। प्लाज्मा प्रोटीन हो गया और मिनरल्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा लेस अमाउंट में ही सही, लेकिन मिनरल्स लाइक कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, तमाम आयंस पाए जाते हैं एटसेट्रा अगर हम बात करें तो। लेकिन वहीं अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे कि फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है 45% पार्ट ऑफ द ब्लड। इसमें हम 3 चीजों का जिक्र सुनते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं। पहला है हमारा आरबीसी एंड दैट इज नोन एज इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कार्पसेल्स। दूसरा हमारे पास होता है डब्ल्यूबीसी जिसे हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। और तीसरा हमारे यहाँ होती हैं क्या, प्लेटलेट्स। 3 चीजें हमारे यहाँ फॉर्म्ड एलिमेंट में पाई जाती हैं।
तीन चीजें हमारे यहाँ किसमें पाई जाती हैं भैया? फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीजें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें और थोड़ा सा डीप चलें अगर, तो हमने बोला कि प्लाज्मा 55% पार्ट बना रहा है। प्लाज्मा कितना बना रहा है भैया? प्लाज्मा 55% पार्ट बना रहा है किसका भैया? हमारे ब्लड का। इस प्लाज्मा की भी बात करें अगर, हमने बोला कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, तो 90 to 92% क्या पाया जाता है भैया? वाटर पाया जाता है। इसीलिए क्योंकि मेजर पार्ट हमारा कौन बनाता है ब्लड का? हमारा प्लाज्मा बनाता है, और प्लाज्मा का भी मेजर पार्ट कौन बनाता है? वाटर बनाता है। इसलिए हमारा ब्लड जो है लिक्विड इन कंसिस्टेंसी होता है। क्या होता है भैया? लिक्विड इन कंसिस्टेंसी होता है। दूसरी बात करें कि चलो इतनी बात तो पाई गई, फिर हमारे यहां प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पाई जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स का अगर हम जिक्र करें कि कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, तो आपके बुक में 3 प्रोटीन्स का जिक्र होगा। हम बोलते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन नियरली 6 to 8% पार्ट बनाती है हमारे प्लाज्मा का, 6 to 8% पार्ट बनाती है, और 3 प्रोटीन्स का जिक्र होगा। कौन कौन सा प्रोटीन भैया? तो जो 3 प्रोटीन है जरा उनका नाम सुन लीजिए। पहला हमारे यहां होगा क्या? दूसरा होगा हमारे यहां ग्लोबुलिन, और तीसरा होगा हमारे यहां क्या? एल्बुमिन। हमारे यहां प्लाज्मा में 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रिन हम बोल दिए, ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबुलिन बोल दिए, और एल्बुमिन बोल दिए। एल्बुमिन। अब तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये ब्लड कोआगुलेशन में, यानी रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन, हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन में मदद करता है। बात करें अगर हम ग्लोबुलिन प्रोटीन की, तो ये डिफेंस में मदद करता है। हमारे यहाँ एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं डिफेंस में। हमारे यहाँ एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। अगर आपको नाम याद होगा तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये तमाम एटसेट्रा नाम सुना होगा आपने। तो जो भी हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो किसमें मदद करता है भैया? वो एंटीबॉडीज बनाता है, हमारे शरीर में डिफेंस में रोल प्ले करता है। तीसरा हमारे पास कौन सा है? एल्बुमिन प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन जो है ये हम बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ ऑस्मोलरिटी को बनाए रखता है, मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारे यहाँ एल्बुमिन प्रोटीन बनाता है। फिर हमने बोला कि हमारे इसी प्लाज्मा में मिनरल्स भी पाई जाती हैं, मिनरल्स एंड आयंस, मिनरल्स एंड आयंस पाई जाती हैं। चलिए भैया, मिनरल्स एंड आयंस जो भी होंगी इसी प्लाज्मा में पाई जाएंगी। प्लाज्मा में बस इतना ही आइटम नहीं पाया जाता, आपके बुक में इतना जिक्र है, लेकिन प्लाज्मा की ही इटसेल्फ बात करें तो हमारे यहाँ भैया जो इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते होंगे वो हार्मोन भी तो प्लाज्मा में ही होंगे, वो हार्मोन भी तो प्लाज्मा में ही होंगे। अगर हम बोल रहे हैं किसी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को अगर हम कैरी कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल भी तो होगा, यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल भी तो होगा। फिर हम कह रहे हैं कि हमारा ही ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो इसी प्लाज्मा में हमारे यहाँ क्या होगा? न्यूट्रिएंट भी तो होंगे, ये तमाम चीजें पाई जाएंगी। आरबीसी तो लेके न्यूट्रिएंट जाएगा नहीं कि चलो भैया कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ निकल लो, या डब्ल्यूबीसी कहे कि चलो भैया हमारे साथ निकल लो। ये जाते होंगे अगर किसी सेल तक तो प्लाज्मा के थ्रू ही तो जाते होंगे, तो प्लाज्मा में ही तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि भैया प्लाज्मा में भी तो पाया जाता होगा, प्लाज्मा में इवन यूरिया भी होता होगा। सिंपल सी बात बोले तो, क्योंकि हम तो ओवरऑल बात करेंगे, प्लाज्मा में यूरिया भी तो होता होगा। ठीक है कि कहीं के प्लाज्मा में कम, कहीं के प्लाज्मा में ज्यादा होता होगा, लेकिन होता तो होगा। चलो भैया, ये तो हमारे प्लाज्मा का कंपोजिशन हो गया कि भैया प्लाज्मा में लगभग इतनी चीजें पाई जाएंगी।
अब हमारे यहाँ बचा 45% हिस्सा, जिसे हम बोल रहे हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पार्ट बनाती हैं हमारे यहाँ किसका, ब्लड का। तो भैया फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में थोड़ा जान ले। फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट हैं। कौन कौन से भैया? तो हमारे यहाँ आरबीसी है, और फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे यहाँ बनाता कितना है पार्ट हमारे यहाँ ब्लड का? तो 45% पार्ट बनाता है हमारा कौन सा भैया? फॉर्म्ड एलिमेंट। इसी 45% पार्ट जो ब्लड में इनका कंट्रीब्यूशन है, इसी को हम बोलते हैं हिमेटोक्रीट वैल्यू। हिमेटोक्रीट वैल्यू। कई बार ये सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द हिमेटोक्रीट वैल्यू ऑफ ब्लड? तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया सब कुछ तो हम पढ़े, हिमेटोक्रीट तो पढ़े ही नहीं। तो हिमेटोक्रीट वही वैल्यू होती है, द अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन योर ब्लड, या द परसेंटेज ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन योर ब्लड। ये बढ़ेगा घटेगा, हिमेटोक्रीट वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, इट मींस कहीं ना कहीं आपके शरीर में समस्या है। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं। पहला हम बोलते हैं क्या? आरबीसी को, रेड ब्लड कार्पसेल्स के बारे में एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, बट इटसेल्फ पहले आरबीसी की बात कर लें। भैया हमारे यहाँ आरबीसी की बात करें तो लगभग आपको पता होगा कि अगर इसका काउंट देखें, जिसे कि हम रेड ब्लड कार्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। चलिए यहीं पे क्लियर कर लेते हैं अपने आरबीसी जी के बारे में। अगर हम बात करें तो इसे हम रेड ब्लड कार्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अगर हम देखें तो बनता कहाँ है या नंबर कितना होता है, तो एक हेल्दी इंसान की बात करें तो लगभग 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती है। ये तो इनका नॉर्मल काउंट हो गया कि एक हेल्दी इंसान में लगभग इतना पाई जाएगी। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट में भी देखें तो लगभग 98% जो होती है वो केवल आरबीसी होती है। फिर हम बात करें कि बनती कहाँ है भैया, तो ये बनती है रेड बोन मैरो में। ये बनती है कहाँ? बोन मैरो में, लिख दिया। आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में। चलो भैया बोल दिया। अगर जनरल बातें करें तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है हमारे यहां 120 दिन। 120 दिन ये जिंदा रहती है। फिर अगर हम बात करें आरबीसी के बारे में ही, तो हम स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि जब 120 दिन का लाइफ स्पैन कंप्लीट करती है हमारी आरबीसी, तो होता क्या है, स्प्लीन में जाती है जहां पे इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया जाता है। आरबीसी की बात करें तो ये बाई कॉन्केव शेप होती है, बाई कॉन्केव शेप। और हम शुरू से ही जान रहते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, इवन नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द आरबीसी, नो न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हमारे यहाँ एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज प्रेजेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी में, जिसे हम बोलते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमें अपने आरबीसी का कलर जो है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आपको ये भी पता है कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है, और एक कैरी करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन को, सेल तक पहुंचाता है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके हमारे कहां तक पहुंचाता है? हमारे यहां पहुंचाता है एल्वोलाई तक। तो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है हमारे आरबीसी में। अगर हम एक स्वस्थ इंसान की बात करें तो 100 ml ऑफ ब्लड, अगर 100 ml ब्लड का सैंपल लें तो लगभग एक स्वस्थ इंसान में 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। सब लाइंस आपके एनसीईआरटी में हैं। 12 से 16 ग्राम आपके यहाँ क्या पाया जाता है? आपके यहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आरबीसी हमारे यहाँ लगभग काउंट देखें तो 5 मिलियन या 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। बनती कहाँ है? बोन मैरो में। लाइफ स्पैन कितना होता है? तो भैया 120 दिन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है बाई कॉन्केव शेप होती है।
आयरन कंटेनिंग इनके पास पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के। एक स्वस्थ इंसान की बात कर लें तो उनके खून में देखें तो 100 ml अगर ब्लड लेंगे सिंपल तो उसमें लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो दूसरा हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो क्या है भैया, WBC, जिसे हम नाम देते हैं ल्यूकोसाइट। WBC या ल्यूकोसाइट नाम देते हैं। WBC या ल्यूकोसाइट हमने बोला, अगर इसकी संख्या हम देखें ब्लड में तो सबसे कम अमाउंट में यही प्रेजेंट होता है। इसकी संख्या लगभग 6000 से लेके 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। WBC की संख्या इतनी होती है 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर हम WBC को देखें जिसको कि हम ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं तो इनके साइटोप्लाज्म, इनके स्ट्रक्चर को देखें, इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो WBC में अगर कहीं कहीं साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और कहीं कहीं ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो जिन WBC में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है ग्रेनुलोसाइट के अंदर, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसको कैटेगराइज किया जाता है ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर। तो अगर हम WBC के बारे में फर्दर जानने की कोशिश करें तो WBC को हम दो भागों में बांटते हैं। WBC की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, WBC की, जिसे कि हम नाम देते हैं क्या, ल्यूकोसाइट। क्या नाम देते हैं भैया, ल्यूकोसाइट। याद रहे कि हमारे यहाँ WBC में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए कलरलेस होती है। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन इनका देखेंगे हम तो लगभग इनका लाइफ स्पैन 2 वीक का होता है, 2 वीक तक ये जिंदा रहते हैं। और WBC जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो 2 तरह के WBC हमारे शरीर में पाए जाते हैं। WBC को अगर हम क्लासिफाई कर लें और ये फंक्शनली अगर हमारे बॉडी में बात करें कि WBC जैसे हमारे यहाँ RBC में हीमोग्लोबिन था और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में मदद करता था, वैसे ही WBC की बात करें तो हमारे शरीर में डिफेंस प्रोवाइड करती है। हमें क्या करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है। अमीबॉइड शेप की होती है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है कि नहीं उसके बेसिस पे हम इसे 2 तरीके में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और एक होता है हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। 2 तरह के हमारे यहाँ WBC हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। जिसे हम ग्रेन्युलोसाइट बोल रहे हैं, इनके यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, तो ग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अगर देखिएगा इनके यहाँ तो इनके यहाँ साइटोप्लाज्मिक, अगर अपने एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा गलती से तो इनके यहाँ साइटोप्लाज्म में आपको ऐसे ऐसे दाने दिखाई देंगे, ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, इसीलिए हम इन्हें ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। अगर ग्रेन्युलोसाइट को ही हम देखें तो ग्रेन्युलोसाइट हमारे यहाँ 3 तरह की पाई जाती है। कौन कौन सी भैया, तो पहली पाई जाती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। दूसरी हमारे यहाँ ग्रेनुलोसाइट जो होती है उसे हम बोलते हैं क्या, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल या एसिडोफिल भी बोलते हैं। तीसरा हमारे यहाँ जो ग्रेनुलोसाइट पाया था उसको हम नाम देते हैं क्या, बेसोफिल। क्या नाम देते हैं भैया, बेसोफिल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ 3 तरह के ग्रेनुलोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इनका थोड़ा परसेंटेज जिक्र कर ले भैया कि हमारे यहाँ WBC अगर हम बोल रहे हैं कि 6000 से 8000 संख्या में होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, तो न्यूट्रोफिल इसमें कितना होता है, तो लगभग न्यूट्रोफिल 60 से 65% हिस्सा बनाता है हमारे WBC का। अगर हम बात करें इयोसिनोफिल का तो इयोसिनोफिल हमारे यहाँ 2 से 3% कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम बात करें बेसोफिल का तो बेसोफिल हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट करता है 0.5 to 1%। एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपको ये परसेंटेज दिखेगा। फिर इधर ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो हमारे यहाँ 2 तरह के ए ग्रेनुलोसाइट हैं। पहला है हमारे यहाँ मोनोसाइट, क्या है भैया, मोनोसाइट, और दूसरा हमारे यहाँ है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट देखें तो 6 से 8% और लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें, अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट हमारे यहाँ 20 से 25% पाई जाती है। ये तो इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहा WBC में कि कितना हमारे यहाँ कौन सी सेल पाई जा रही है। WBC के टोटल काउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं TLC से, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है क्या, 6000 से 8000।
लेकिन अगर हम बात करें दूसरा टेस्ट, कभी आपको फीवर हुआ होगा और आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो उसने बताया होगा कि टीएलसी डीएलसी कराइए। टीएलसी के माध्यम से वो जानना चाहता है कि क्या आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई है तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपकी बॉडी किसी न किसी तरह के इन्फेक्शियस स्टेट से जूझ रही है। फिर डॉक्टर जानना चाहता है डीएलसी के माध्यम से, यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के माध्यम से, कि भैया अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई है तो कौन सा स्पेशल डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है जिससे कि उसको थोड़ा इन्फेक्शन का आइडिया लग सके कि आपके शरीर में जो इन्फेक्शन हुआ है वो किस तरह का इन्फेक्शन है। क्लियर है? तो देखते हैं ये अपने फंक्शन में भी क्या होती है, बहुत स्पेसिफिक होती हैं, स्पेशलाइज होती हैं अपने फंक्शन में। इनके फंक्शन हमने यहाँ पे नोट किए कि अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो कौन कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें अगर, चलो भैया देख लेते हैं। हमने जिक्र किया है न्यूट्रोफिल का, हमने बताया कि न्यूट्रोफिल हमारे यहाँ कितनी पाई जाती हैं, तो भैया हमने बोला कि न्यूट्रोफिल हमारे यहाँ 60 से 65% पाई जाती है। कितना पाई जाती है भैया? 60 to 65%। बहुत ध्यान से देखिएगा। और इनका लाइफ स्पैन देखें ब्लड में तो लगभग 7 घंटे होता है और ये इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये फैगोसिटिक इन नेचर होती है, फैगोसिटिक। फिर हमारे यहाँ इयोसिनोफिल की बात करें तो हमने जिक्र किया था कि इयोसिनोफिल भैया हमारे यहाँ 2 से 3% पाई जाती है, याद रखिए। अच्छा, इनके न्यूक्लियस में भी अगर इनका स्ट्रक्चर देखिएगा तो हमने बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल को किस में रखा था? ग्रेन्युलोसाइट में रखा था। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, लेकिन जो इनका न्यूक्लियस होता है उसमें भी डिफरेंसेस दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल की जब बात करिएगा तो देखिएगा 3 से 5 लोब का न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। लगभग ऐसे ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है, 3 से 5 लोब का इनका न्यूक्लियस दिखाई देता है ऐसे। इसीलिए हम इन्हें एक दूसरा नाम भी देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पीएमएनएल। क्या बोलते हैं भैया? पीएमएनएल, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसलिए इनको पीएमएनएल भी बोलते हैं। अगर वहीं हम इयोसिनोफिल को देखें तो इयोसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है आपके जस्ट हेडफोन तरीके का दिखाई देगा। एक बंदे ने मुझे बताया था पढ़ते समय कि सर हेडफोन याद रहेगा, तो इयोसिनोफिल याद रहेगा, यानी बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 8 से 12 दिन होता है। और ये मदद किस में करती हैं? तो पैरासाइट के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली हमारे शरीर में एलर्जिक कंडीशन के दौरान ये बढ़ जाती। ठीक है, तीसरी बात करें बेसोफिल की, तो बेसोफिल जो होता है हमारे यहां हमने बताया कि 0.5 से 1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बेसोफिल हमारे यहां रिलीज करता है क्या? हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन रिलीज करता है क्या? हिस्टामिन। सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन बेसोफिल रिलीज करता है और एंटी एलर्जिक या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो है प्रोड्यूस करता है। चौथा है हमारे पास मोनोसाइट। मोनोसाइट की बात करेंगे तो ये ग्रेनुलोसाइट के कैटेगरी में आता है। अगर इसको न्यूक्लियस से, हमने बोला था कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है मोनोसाइट का, तो मोनोसाइट लगभग कंट्रीब्यूट करता है कितना? तो 6 से 8%, 6 to 8%। इसके न्यूक्लियस का शेप अगर हम देखेंगे तो एक किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, 6 to 8% पाया जाता है और इसका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है। ये फैगोसाइटाइज करता है सेल्स को, इम्यून सर्विलांस की तरह काम करता है। फिर हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट हमारे यहाँ 2 तरह के होंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जब हम देखेंगे तो देखेंगे लिम्फोसाइट में मैक्सिमम इलाका यानी इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। जो बी लिम्फोसाइट होता है मेमोरी सेल्स बनाती हैं और मेमोरी सेल्स बहुत दिनों तक जिंदा रहती हैं और इनका काम होता है, बी लिम्फोसाइट जो बनाती हैं प्लाज्मा सेल्स, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ बी लिम्फोसाइट हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो टी लिम्फोसाइट होता है मेमोरी सेल भी बनाता है और भी बहुत सारी सेल्स बनाता है, वो भी बहुत दिनों तक हमारे ब्लड में पाई जाती हैं और ये प्रोवाइड करता है टी लिम्फोसाइट क्या? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। और दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट कितना करते हैं? लगभग भैया 20 से 25%। और काम क्या होता है भैया इनका? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। क्या होता है काम? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। तीसरा हमारे यहां फॉर्म्ड एलिमेंट का जो कंपोनेंट है वो क्या है भैया? तीसरा हमारे यहां प्लेटलेट्स।
तीसरा हमारे यहाँ प्लेटलेट्स है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? थ्रोम्बोसाइट। अगर हम नॉर्मल प्लेटलेट काउंट देखें किसी बंदे में तो हम बोलते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है। डेढ़ लाख से 3.5 लाख नॉर्मल ब्लड काउंट होता है किसका? प्लेटलेट का। अगर हम बात करें प्लेटलेट तो हेल्प करता है किसमें? हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। पहली कहानी इसकी ये है कि किसमें मदद करता है भैया? ब्लड के क्लॉटिंग में। फिर बात करें तो प्लेटलेट बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाई मेगा कैरियोटिक सेल्स। मेगा कैरियोटिक सेल्स, हम बोलते हैं कि ये फ्रेगमेंट्स हैं जो मेगा कैरियोटिक सेल्स के द्वारा बनते हैं। हम बोलते हैं ये भी कि इट आल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के रिपेयरिंग में भी मदद करती है। ब्लड वेसल्स के रिपेयरिंग में भी मदद करती हैं। तो हमारे यहाँ ये प्लेटलेट हो गया, और इस तरह से जो ब्लड में हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट था उसके बारे में हमने देख लिया। एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिएगा, साथ साथ में आपका हर कॉन्सेप्ट जो है ब्लड से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप की जब भी हमने बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप प्रपोज किया किसने था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था। इन्होंने बताया था कि अगर आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है। जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर पावर होता है कि आपके शरीर में जब जाएं तो एंटीबॉडीज बनवा सके, यानी हम एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग। सिंपल सी बात है, एंटीजन्स जो है अगर हम बात करें तो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे हमारे यहां एंटीजन क्या होता है भैया? पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पे। फिर हम बात करें तो हमारे यहां जो एंटीजन होता है कि आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। एंटीजन का दूसरा फॉर्म होता है एंटीबॉडी, जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनता है, एंड दैट इज नोन एज एंटीबॉडी। एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो सब्सटेंस बनता है हमारे बॉडी में वो क्या होता है? एंटीबॉडी बनता है, और ये प्रेजेंट होता है इन द प्लाज्मा। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि भैया जो एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे किसी बंदे के कौन सा एंटीजन है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो ये क्लियरली डिनोट कर रहा है कि भैया का जो ब्लड ग्रुप ए है वो इसलिए है क्योंकि इनके यहाँ एंटीजन इनके यहाँ ए है, और एंटीजन कहाँ होगा? आरबीसी पे। एंटीजन क्या है भैया? ए है, और भैया क्या है? एंटीबॉडी कौन सा है? बी है। एंटीजन कौन सा है? ए है, और इनके यहाँ एंटीबॉडी कौन सी होगी भैया? तो एंटीबॉडी बी होगा। अब एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे, और एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है भैया? एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है? तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें कि किसी भैया का ब्लड ग्रुप बी है, किसी भैया का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो भैया के ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा है? एंटीजन इनके यहां क्या है? बी है, और इनके यहां प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या है? इनके यहां प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है वो कौन सा है? ए है। फिर इसी तरह बात कर ले कोई भैया है जिनका ब्लड ग्रुप ओ है,
ओ मतलब 0 हुआ। और ब्लड ग्रुप हम डिसाइड किससे कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप एंटीजन से डिसाइड कर रहे हैं। मींस ओ ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, नो एंटीजन। वही अगर हम प्लाज्मा में देखें ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे के, तो एंटीबॉडी एंटी ए एंड बी पाया जाता है। फिर हम बात करें किसी भैया का ब्लड ग्रुप ए बी अगर है, किसी भैया का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इंफॉर्मेशन यही मिल रही है कि इस भैया के आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है वो दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है। लेकिन भैया के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी। अब प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है और आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है। इसी एंटीजन एंटीबॉडी के वजह से ब्लड कंपेटिबिलिटी की जरूरत पड़ती है कि कौन सा इंसान किस रक्त समूह के इंसान को ब्लड दे सकता है। ब्लड कंपेटिबिलिटी की जरूरत पड़ती है कि कौन सा इंसान किस इंसान को ब्लड दे सकता है। अगर दे सकता है तो क्यों, अगर नहीं दे सकता है तो क्यों। चलिए ब्लड कंपेटिबिलिटी का एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर अंदाजा हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार आपसे सवाल पूछे गए। इससे रिलेटेड कई बार आपसे सवाल क्या है पूछे गए हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में। है तो टॉपिक बहुत आसान, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमने कॉलम बनाए, हमने दो कॉलम ऐसे बना लिए, हमने दो कॉलम ऐसे बना लिए। एक तरफ हम डोनर भाई साहब को दिखाएंगे और दूसरे तरफ दिखाएंगे रिसीवर भाई साहब को। एक तरफ हम इसको दिखाएंगे डोनर भाई साहब को दिखाएंगे और दूसरी तरफ दिखाएंगे रिसीवर भाई साहब को। चलिए भैया, चलिए हमने ऐसे बना लिया, एक चार्ट बना लिया। हम बोल रहे हैं कि इधर जो ब्लड ग्रुप हम दिखाएंगे ऊपर, वो क्या होगा, इधर वाला ब्लड ग्रुप जो होगा, मान लीजिए हमने यहाँ बाइफर्केशन कर लिया। हम दिखाना चाहते हैं कि इधर जो ब्लड ग्रुप दिखा रहे हैं वो डोनर भाई साहब हैं। कौन है? डोनर, जो देने आए हैं रक्त, डोनर हो गए। और इधर जो ब्लड ग्रुप हम दिखा रहे हैं किसका है? रिसीवर का। जो रिसिपिएंट है उसका ब्लड है। और इधर ब्लड ग्रुप हम दिखा रहे हैं किसका? देने वाले का, लेने वाले का। मान लीजिए लेने वाले का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है, लेने वाला है। और देने वाले का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है। जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ऐसा, ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप को ब्लड देने आएगा तो दोनों के पास सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी है। तो दोनों के पास जब सेम एंटीजन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बड़ा इजीली हो सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अगर रिसीव करने वाला बी ब्लड ग्रुप का है, तो बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी। और इनके पास एंटीजन कौन सा होगा? इनके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए। और इनके पास एंटीजन कौन सा है? ए। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर मान लीजिए अगर ओ ब्लड ग्रुप को कोई रक्त देने आए, ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान, तो ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं। और ए के पास एंटीजन कौन सा है? ए। और इसके पास दोनों एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी एंटीजन से इंटरेक्ट करेगी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सक्सेसफुल नहीं होने देगी। फिर वही अगर ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी को ब्लड देने आए, तो चूंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी यानी डिफेंस का हथियार है ही नहीं, और जब हथियार ही नहीं है तो ये लड़ाई कैसे करेंगे? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान ए से इजिली ब्लड ले लेगा। सेम कहानी बी ब्लड ग्रुप वाला अगर ए को देने आए, फिर से यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, यहाँ सेम ब्लड ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ बात करें तो इनके पास एंटीबॉडी बी भी है, इनके पास, इनको भी ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन इनके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो इनका भी ब्लड ले सकते। फिर वैसे ही बात करें अगर वो ब्लड ग्रुप वाला देने आए हैं ब्लड, तो इनके पास एंटीबॉडी तो है प्लाज्मा में, लेकिन इनके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। और लड़ाई के लिए या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी है कि दोनों कंपोनेंट्स हो, एंटीजन और एंटीबॉडी। यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई एंटीजन नहीं है तो किसी को भी आराम से ब्लड दे सकता है, क्योंकि लड़ाई के लिए दो चीजें जरूरी है ना, दो दुश्मन चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं एक।
अगर ए बी वाला ब्लड ग्रुप देने आए तो ए बी के पास दोनों एंटीजन है, इनके पास एंटीबॉडी बी है, तो ए बी इनको ब्लड नहीं दे पाएगा, न इनको दे पाएगा। इनके पास दोनों एंटीजन है, इनके पास दोनों एंटीबॉडी, घमासान युद्ध होगा, यानी यहां भी नहीं हो पाएगा। ए बी को ब्लड दे देगा क्योंकि इनके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। अगर इस चार्ट को पूरा देखेंगे तो एक सॉल्यूशन आ रहा है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसीलिए हम देते हैं क्या, हम बोलते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। और भी ब्लड से रिलेटेड सवाल आपके यहाँ कहाँ पूछे गए हैं, जेनेटिक्स वाले हिस्से में आप पढ़े होंगे कि लगभग 6 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनको कंट्रोल करते हैं आपके जो 4 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होते हैं ब्लड के, उनको कंट्रोल किया जाता है किससे, 6 जीनोटिपिक एक्सप्रेशन से। तो जेनेटिक्स वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा मल्टीपल एलेलिज्म का केस होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर जी आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है क्या। आरएच टर्म जो लिया गया है वो लिया गया है रीसस मंकी से। कहां से लिया गया भैया, रीसस मंकी से। रीसस मंकी से लिया गया है। कोई ऐसा देखा रीसस मंकी में कोई ऐसा ब्लड ग्रुप देखा गया होगा, लेकिन हमारे यहां भी देखें अगर आरएच ब्लड ग्रुप की बात करें तो आरएच ब्लड ग्रुप में अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे यहां 2 तरह के केस होते हैं जिनके सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन है। तो हम बोलते हैं कि आरएच एंटीजन अगर है तो आरएच पॉजिटिव, और आरएच एंटीजन अगर नहीं है तो आरएच निगेटिव। यानी अगर आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के हिसाब से देखें, जिसको कि हमने प्रीमियरली कहां देखा था, रीसस मंकी में देखा था, तो हमारे यहाँ 2 तरह के इंडिविजुअल होंगे। एक जिनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच पॉजिटिव, जिनके आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता होगा, आरएच एंटीजन पाया जाता होगा, उन्हें हमने क्या बोल दिया, आरएच पॉजिटिव। और जिनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता उसे हमने बोल दिया आरएच नेगेटिव। ये 2 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग में। आरएच पॉजिटिव हैविंग एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और आरएच नेगेटिव मतलब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर इस तरह का प्रिविलेंस हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में देखें, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर जिक्र करें तो हम 2 ग्रुप में बांट लें कितने लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, वर्ल्ड में अगर देखेंगे पूरे, तो लगभग 80% पॉपुलेशन जो है आरएच पॉजिटिव की है। वहीं अगर इंडिया में कंसीडर करें कि कितने लोगों को आरएच पॉजिटिव ब्लड है, तो लगभग इंडिया में इसकी प्रिवलेंस जो है कितनी है, 97%। वही आरएच नेगेटिव ब्लड की बात करें तो वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले जितनी जनसंख्या है उसमें 20% लोग को 20% लोग आरएच 20% लोग क्या है, आरएच नेगेटिव हैं। और इंडिया में बात करें तो लगभग 3% लोग जो हैं आरएच नेगेटिव हैं। अब समस्या कहां हुई आरएच ब्लड ग्रुपिंग में, तो आरएच पॉजिटिव का मतलब एंटीजन, और एंटीजन के बारे में हम एक चीज बता रहे हैं, एंटीजन्स आर द सब्सटेंसेस विच हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीजन वो चीज होती है जो अगर हमारे शरीर में इंटर करे तो हमारे शरीर से एंटीबॉडी बनवा सकती है। यही तो डिफिनेशन है। एंटीबॉडी फॉर्मिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज एंटीजन्स। और एंटीजन पाई कहां जाती हैं, तो आरबीसी के सरफेस पे। अब हम बोल रहे हैं कि 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास आरएच एंटीजन पाया जाता है ब्लड में, और 3% इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो 3% लोगों के पास नहीं पाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर शो हो रहा है कि अपने आप में एक डोमिनेंट कैरेक्टर है आरएच पॉजिटिव ब्लड का होना। कहानी तब की है कि मान लीजिए क्या होगा जब और क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जानना है कि पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ किस लिए रहे हैं, क्योंकि एक केस बनता है इसमें। इस केस में एक प्रॉब्लम आती है। कब प्रॉब्लम आती है, जरा इस प्रॉब्लम को समझिए कि भैया प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि एक आरएच पॉजिटिव मेल की शादी, किसकी भैया, आरएच पॉजिटिव मेल की शादी एक आरएच नेगेटिव फीमेल से हो जाए। कहानी वहीं से शुरू होती है।
कि एक RH पॉजिटिव मेल का शादी, RH पॉजिटिव जो मेल है उसकी शादी RH निगेटिव फीमेल से हो जाए। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि RH पॉजिटिव मेल है और RH निगेटिव फीमेल है। ऐसा नहीं कि RH निगेटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल हो तब कहानी होगी। कहानी इसी कंडीशन में होगी कि जब RH पॉजिटिव मेल की शादी RH निगेटिव फीमेल से हो जाए। भैया क्या कहानी होगी जरा बता दीजिए। भैया कहानी होगी कि जैसा कि हमको पता है कि RH पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर है, और डोमिनेंट कैरेक्टर हम कहते किसे हैं? ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाए उसे ही डोमिनेंट कहते हैं, हेट्रोजाइगस स्टेट में भी। अब होगा क्या कि मान लीजिए जब एलील बनेगा तो फादर से तो RH पॉजिटिव के लिए एलील आएगा और मदर से एलील आएगा तो उसमें RH निगेटिव के लिए आएगा। सिंपल सी बात सोचिए तो। लेकिन RH पॉजिटिव क्या है? वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब डोमिनेंट होने की वजह से अगर हम पहले प्रेगनेंसी की बात करें, मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें, फर्स्ट प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें कि पहले प्रेगनेंसी में हुआ क्या, तो डेफिनेट सी बात है ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मदर और फादर, मदर के वूम में जब बेबी पल रहा होगा तो डोमिनेंट RH पॉजिटिव होने के वजह से जो बेबी होगा वो RH पॉजिटिव होगा। और RH पॉजिटिव कहने का सीधा सा मतलब है भैया कि उसके RBC के सरफेस पे RH एंटीजन्स होंगे। और एंटीजन हम कहते हैं किसे हैं? एंटीजन्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि एंटीबॉडीज बना सके। क्लियर सी बात है? चलो भैया अच्छी बात है, एंटीजन वो सब्सटेंस हैं जो एंटीबॉडी बनवा सकें, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे यहां जो मदर, और मान लीजिए मदर का बूम है और हम बोलते हैं कि जो बेबी है, मदर जो है RH निगेटिव है, मान लीजिए ऐसे दिखा दिया, और जो बेबी इसके पेट में पल रहा है वो क्या है? RH पॉजिटिव है। मतलब इसके पास क्या है? RH एंटीजन है। RH एंटीजन है तो होगा क्या? ड्यूरिंग डिलीवरी तो जब बेबी मदर के पेट में होता है, वुम्ब में होता है, तो प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है वो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। प्लेसेंटा जो है एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। और ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है? फीटो मैटरनल लीक होता है, फीटो मैटरनल लीकेज होता है। अब फीटो मैटरनल लीकेज जब होगा तब समझिएगा, फीटो मैटरनल लीकेज का संबंध क्या होगा? तो मदर का और बेबी का ब्लड मिक्स करेगा, बेबी एंड मदर जो ब्लड होगा वो क्या होगा? मिक्सिंग होगी। अब बेबी और मदर के ब्लड में जब मिक्सिंग होगी तो बेबी के पास तो RH पॉजिटिव है, बेबी का ब्लड तो RH पॉजिटिव है, उसके पास RH एंटीजन है। और जैसे ही RH एंटीजन वाला ब्लड मदर के पास जाएगा, जैसे ही RH एंटीजन वाला ब्लड मदर के पास जाएगा, तो अभी तक तो मदर के पास एंटीजन था नहीं, तो एंटीबॉडी होने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन जैसे ही RH पॉजिटिव एंटीजन का एक्सपोजर होगा मदर से, मदर जो क्या करेगी, क्या बनाएगी? मदर की जो डिफेंस सेल होंगी वो क्या बनाएंगी? मदर की जो डिफेंस सेल होंगी वो बनाएंगी RH एंटीबॉडीज। फीटोमैटरनल लीक के दौरान ब्लड मिक्स हुआ तो RH एंटीजन जो है ट्रांसफर होगा मदर को, और मदर इसके रिस्पांस में क्या बनाएगी? मदर इसके रिस्पांस में मदर की जो डिफेंस सेल होंगी क्या बनाएंगी? RH एंटीबॉडी बनाएंगी, RH एंटीबॉडी बनाएंगी। लेकिन अभी ये झगड़ा कर नहीं पाई क्योंकि तब तक तो बेबी डिलीवर हो गया, बाहर निकल गया। तो पहले प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट द सेकेंड प्रेगनेंसी। अब बात आई कि जब दूसरी प्रेगनेंसी हुई, सेकेंड प्रेगनेंसी की बात सोचिए जरा। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ? मेल तो वही रह गया जिसके पास ब्लड कैसा था? RH पॉजिटिव। और फीमेल कौन थी? वही थी जिसका ब्लड था RH निगेटिव। लेकिन इस समय केस बदला हुआ है, ये जरूर RH निगेटिव है, बट
इसके पास क्या है, हैविंग RH एंटीबॉडी, हैविंग RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी बना चुकी है तब तक। अब क्या होगा भैया, RH एंटीबॉडी बन चुकी है। अब बात आई सेकेंड प्रेगनेंसी की, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बात आई किसकी, सेकेंड प्रेगनेंसी की। अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी की बात आई तो फिर से जरा सोचिए, ये जो RH एंटीबॉडी बना है इसका अगर नेचर देखें तो इम्यूनोग्लोबुलिन G टाइप का होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G टाइप का होता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन G की एक वो होती है, खासियत होती है कि इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, पढ़ा भी होगा, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, पहली खासियत इसकी होती है जो एंटीबॉडी बना है। अब मान लीजिए कि सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर के वूम में, मान लीजिए मदर का वूम बना दिया हमने, प्लेसेंटा से कनेक्ट कर दिया बेबी को, इसके पास क्या है, RH पॉजिटिव एंटीजन है और इसके पास क्या है, RH निगेटिव एंटीजन है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी है, एंटी RH है, एंटी RH है। अब प्लेसेंटा के थ्रू बेबी कनेक्टेड रहता है, तो इसी प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडी किस में चला जाएगा, बेबी में चला जाएगा। और बेबी मदर के वूम्ब में ही है, तो अब क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा और रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड क्लॉज होगा। रैपिड डिस्ट्रक्शन ब्लड का होने लगेगा और रैपिड डिस्ट्रक्शन की वजह से कभी कभी ब्लड में रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, रैपिडली ब्लड सेल्स क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन होगा इसमें, जिसकी वजह से सिम्टम जो दिखाई देंगे, सिम्टम सीवियर एनीमिया हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ेगा तो जॉन्डिस की भी समस्या हो सकती है। लेकिन डिस्ट्रक्शन जब बढ़ेगा तो हमारे यहां कभी कभी ब्लड में इरिथ्रोब्लास्ट सेल अपीयर होने लगते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स appears in blood, appears in blood, इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स अपीयर होने लगते हैं ब्लड में और इरिथ्रोब्लास्ट सेल के अपीयरेंस की वजह से इस बीमारी को एक नाम देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस एक टर्म देते हैं हम लोग कि भैया एक बीमारी हो गई इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी RH पॉजिटिव मेल की शादी अगर RH निगेटिव से हो तो पहले प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान चूंकि मदर ने RH एंटीबॉडी बना लिया है तो ये समस्याएं दिखाई देंगी और इसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। और इस तरह की शादी को हम बोलते हैं मेडिकली इनवैलिड मैरिज। इस तरह से कई बार सवाल आपके यहाँ पूछा गया है, मेडिकली इनवैलिड मैरिज बोला गया इसे कि भैया इनवैलिड नहीं है क्योंकि समस्याएं आएंगी अगर ऐसे शादी हो गई तो इसे हम बोलते हैं। ये हो गया हमारा RH ब्लड ग्रुप। फिर अगर हम बात करें कि क्या है भैया, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो NCERT के हिसाब से है वो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। आपको पता होगा कि ब्लड जब सर्कुलेशन में होता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ हिपैरिन जो होता है वो क्या है, ब्लड को सर्कुलेशन के दौरान क्लॉट नहीं बनने देता है, क्लॉट नहीं होने देता है, कोआगुलेट नहीं होने देता है ब्लड को ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर हमें चोट लग गई, हमें कहीं चोट लगी तो क्या हुआ, टिश्यू इंजरी होगी। हम बोलते हैं कोआगुलेशन का मैकेनिज्म जो है कैस्केड फिनोमिना, कैस्केड फिनोमिना, सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, कैस्केड प्रोसेस। बिकॉज इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, कोई एक रिएक्शन नहीं है कि ब्लड ऐसे ही रुक गया, थक्का बन गया, नहीं, सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं। और लगभग थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते साल भर के कोर्स में, तो मैं आपको बताते भी कि यहां 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इतने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। लेकिन अभी हमें मोटा मोटी आपको आइडिया देना है कि हमारे यहाँ ब्लड कोआगुलेट कैसे होता है, केवल NCERT में की गई बातों का जिक्र करना है हमें। तो हम एक बात जान लें कि जो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारे यहाँ होते हैं, जो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ, टिश्यू इंजरी हुई, हमें कहीं चोट लगी, तो डेफिनेट सी बात है वहां की टिश्यू इंजरी होगी। और टिश्यू की इंजरी होगी जब टिश्यू को चोट लगेगा, जब एक तो कहानी जो टिश्यू जहां पे चोट लगी हमें, और दूसरी
जैसे ही चोट लगेगी ब्लड आएगा, यानी प्लेटलेट्स भी आएंगे वहां। दो कहानी हो रही है, प्लेटलेट्स आएंगी वहां। चोट लगेगा तो ब्लड आएगा कि नहीं? तो ब्लड आएगा तो क्या प्लेटलेट को घर छोड़ के आएगा? नहीं, लेके आएगा। लेके आएगा कि नहीं भैया? आएगा। तो टिश्यू की जहां इंजरी होगी तो टिश्यू, जो इंजर्ड टिश्यू है वो रिलीज करता है क्या? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें और भी प्रोटीन्स होती हैं और कैल्शियम भी, आयरन भी होता है। और जो हमारा प्लेटलेट होता है वो डिसइंटीग्रेट होकर क्या रिलीज करता है? ये दोनों मिलके करते क्या है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके करते क्या है? ये हमारे यहां ब्लड में जो प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करती हैं किसमें? थ्रोम्बिन में। इस प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करती हैं? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती हैं। और जो थ्रोम्बिन बना है वो हमारे ही ब्लड में प्रेजेंट फाइब्रिनोजन को यही थ्रोम्बिन क्या करता है? कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। फाइबर्स बनती हैं, फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन मेसवर्क बनता है और अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया। क्या होता है भैया? क्लॉट बन गया। तो हमारे यहां हमने तो बहुत कम का रोल बताया, थोड़ा सा और बड़ी कक्षाओं में जाते, चाहे एमबीबीएस जब आप करने जाएंगे तो पढ़ेंगे कि 13 एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होता है, एक एंजाइम दूसरे को एक्टिवेट करेगा, ऐसे करके एक्टिवेशन होता रहेगा। लेकिन आपके लेवल पे इतनी ही बात की गई है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा, और फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? फाइब्रिन में। बेसिकली फाइब्रिन मेसवर्क बनता है और हम बोलते हैं क्या? कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। क्या बोलते हैं भैया? कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई हमारे यहां। यही कोआगुलेशन मैकेनिज्म है। रक्त हमारे यहाँ सर्कुलेशन के दौरान क्लॉट नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हिपेरिन पाया जाता है। लेकिन जैसे ही कहीं हमें चोट लगती है तो हमारा जब एक्सपोजर होता है ब्लड का आउटसाइड द एनवायरनमेंट से, तो ब्लड के कोआगुलेशन को, ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, और इस रिएक्शन के लिए जो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कहां पाई जाती हैं? हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। तो दैट इज अबाउट द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, और इनके सर्कुलेशन का जो चैनल है वही बनाता है हमारे यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन पहले यहाँ अगर टिश्यू फ्लूइड है तो टिश्यू फ्लूइड के बारे में हम जान लें कि भैया बना कैसे। तो अपने यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ सेल्स होती हैं, ऐसे मान लीजिए एक सेल हो गई, दो सेल हो गई, ऐसे सेल्स हैं। तो डेफिनेट सी बात है यार, हमारे यहाँ सेल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ब्लड सप्लाई ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। जरा समझिएगा, यहां पे कोई ब्लड कैपिलरी आती होगी और जो ब्लड कैपिलरी आती होगी वही इंश्योर करती होगी कि भैया सब तक हम खून पहुंचा दें, भैया हम सब तक खून पहुंचा दें, ये इंश्योर करती होगी ब्लड कैपिलरी। तो कैपिलरीज बनाती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने बोला कि ये कैपिलरी बनाती होगी। कैपिलरी जब बनती होगी तो डेफिनेट सी बात है, एक आपने ऐसा डायग्राम जरूर देखा होगा, ऐसा ब्लड से आर्टरी से आर्टेरियोल बना, और आर्टेरियोल इटसेल्फ क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती हैं। जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे डायग्राम आपके बुक में दिए होंगे, लेकिन हम कहानी यहीं से समझाना चाह रहे हैं आपसे। अब यहां से फिर हम वेन्यूल बनाते हैं, कैपिलरी कैपिलरी, यहां ऐसे बन गया। जरा समझिएगा, वेन बन गया, यहां आर्टरी से ब्लड आया, और आर्टरी में हम बोलते हैं ऐसा ब्लड फ्लो होता है जो प्रेशर वाला ब्लड होता है। आर्टेरियोलर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द वेनस ब्लड। क्यों भैया? क्योंकि आर्टरी हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जाती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। जरा यहां के बारे में सोचिए,
हम यहां को अगर नाम दे दें, इस पॉइंट को नाम दे दें, हम बोल दें आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरीज। जरा समझिएगा, आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरीज। आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरीज की बात कर लें और वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज की बात कर लें। वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज, दो चीज, आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरी की बात कर ली और वेनस एंड ऑफ कैपिलरी की बात कर ली। तो आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरी पे डेफिनेट सी बात है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, और ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा भाई साहब तो क्या होगा, तो प्लाज्मा की तो चाहत होगी ना कि ब्लड वेसल से बाहर चला जाए, लेकिन जो फॉर्म एलिमेंट है वो क्या करते होंगे, रोकते होंगे। तो प्लाज्मा जो फोर्स लगा रही होगी ब्लड वेसल पे, उसे हम हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर कहते हैं, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट लगा रही होती हैं उसे हम बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरीज पे ज्यादा होता है, इसलिए प्लाज्मा ड्रेन कर जाती है, प्लाज्मा ऊज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और प्लाज्मा जब लीक होता है तो इसके साथ कुछ WBC भी बाहर चले आते हैं, यानी हमारे यहाँ टिश्यू यानी सेल्स के बीच में देखें तो कुछ प्लाज्मा लीक हो जाती है, एंड ड्यू टू द प्रेशर जनरेटेड एट द आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरीज एंड बिटवीन द वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज। और यही प्लाज्मा जो ऊज आउट हुई, यही प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में चूंकि आपको भी पता है कि हमारे WBC का शेप जो अमीबॉइडल शेप होता है, और वो क्या करता है, डाइपेडेसिस मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, तो प्लाज्मा के साथ कुछ WBC भी चले आते हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या, चूंकि सेल्स के बीच में है तो हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लिम्फ बोलते हैं। और इन्हीं के सर्कुलेशन के चैनल को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोल रहे होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोल रहे होते हैं, जिसके थ्रू ये फ्लूइड फ्लो होता है। अच्छा, अब जो हमारा लिम्फ होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो मिडिल मैन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, मिडिल मैन। डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मिडिल मैन की तरह काम करेगा। मिडिल मैन का क्या हुआ मतलब भैया, मिडिल मैन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे ब्लड में कंपोजिशनल ब्लड का कंपोजिशन देखें तो ब्लड में अगर कोई आयन ज्यादा हो गया है तो हम लिम्फ में डाल देते हैं, या ब्लड में अगर कोई आयन कम हो गया है तो हम लिम्फ से ले लेते हैं, यानी एक्सचेंज करते रहते हैं, यानी मीडिएटर की तरह काम करता है हमारा, ठीक है। और इसके सर्कुलेशन के सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। इस पार्ट में आपके यहाँ इतना ही डिस्कस है। लिम्फेटिक सिस्टम का जिक्र जो है आपके यहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है, तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक आप परेशान ना होइए, इतनी बात समझ जाइए कि लिम्फ है क्या। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके यहाँ दो तरह के बॉडी फ्लूइड है, एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म लाइक अगर हम लोग की बात करें या मैमल्स की बात करें, वर्टिब्रेट की बात करें, तो उनके यहाँ जो ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है वो जनरली ब्लड होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो लिम्फ को एज ए चीफ ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल तरह इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द लिम्फ। फिर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एक टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। क्या है भैया, सर्कुलेटरी पाथवे का जिक्र है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ सर्कुलेशन का जिक्र करें तो दो तरह का सर्कुलेशन है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप, ओपन एंड क्लोज। ओपन टाइप और क्लोज टाइप में डिफरेंस क्या है सर्कुलेशन में? ओपन टाइप सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है, हार्ट ब्लड को पंप तो करता है लेकिन ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो होता है। जैसे अपने यहाँ क्लोज टाइप में बात करें तो सेल को अगर हम कोई चीज मटेरियल या कोई चीज न्यूट्रिएंट इंश्योर करते हैं कि तुम्हें डिलीवरी होगी ब्लड के थ्रू, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो होता है, और जो भी न्यूट्रिएंट हम लेके जाते हैं वो हम डायरेक्टली सेल को डिफ्यूजन के प्रोसेस से प्रोवाइड करते हैं। यानी इन क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्लड फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, बट इन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज प्रेजेंट अराउंड द सेल, ब्लड इज प्रेजेंट अराउंड द सेल। ध्यान दीजिएगा, अभी एक बात पढ़ी थी हमने, ब्लड को हम हीम भी बोलते हैं, और जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इसलिए यहां पे जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसे हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। हमारे यहां दो तरह का सर्कुलेशन है। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स,
Mollusca in which blood pumped by the heart passes through the large vessels into the open spaces or body. The body cavities are called sinuses. In annelids and chordates having closed type of circulatory system in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels, this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. कि कितना किस सेल को कितना चाहिए हम प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसके थ्रू भेजते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन का जिक्र है। जैसे सुना होगा, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, तो कहीं सुना होगा सिंगल हार्ट सर्किट, कहीं सुना होगा डबल हार्ट सर्किट। लाइक अगर हम फिशेस की बात करें, अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस में हम देखते हैं, फिशेस में हम देखते हैं कि इनके यहाँ जो हार्ट होता है इनका 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। कैसा पाया जाता है भैया? 2 चेम्बर्ड हार्ट, यानी इनके हार्ट में 2 चेम्बर पाए जाते हैं। कैसा होता होगा भैया, जरा एज्यूम करिए। इनके पास एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये हो गया एट्रियम और नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल। इनका जो हार्ट होता है वो डील करता है केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इनके हार्ट में आता है। हार्ट ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, और पंप करता है तो जब इनके गिल्स के पास पहुंचता है, कहां पहुंचता है? गिल्स में। गिल्स में फिर ऑक्सीजनेट होती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजा जाता है। यहां पे केवल इनका हार्ट एक टाइप यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, इसे हम सिंगल हार्ट सर्किट बोलते हैं, सिंगल हार्ट सर्किट। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में देखेंगे तो हम बोलते हैं कि इनके यहां एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 3 चेम्बर्ड, कई जगह लिखा होगा 3.5 चेम्बर्ड इन रेप्टाइल्स। याद रहे रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 4 चेम्बर्ड पाया जाता है। बाकी की बात करें तो लगभग 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो यहां जब हम बात करेंगे चेम्बर्ड की कि कितने चेम्बर का हार्ट पाया जा रहा है, तो यहां इनका हार्ट कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 एट्रिया होती है और 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल में खुलता है। इसीलिए हम यहां बोल रहे होते हैं क्या? इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन। 2 एट्रिया होती है इनके यहां और एक वेंट्रिकल होता है, और इनके हम बोलते हैं कि पाया जाता है क्या? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वही जब हम अपने यहां की बात करते हैं यानी वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, मैमल्स की बात कर लें, तो हमारे यहां 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हमारे यहां 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। हमारा हार्ट कुछ ऐसे होता है कि हमारे यहाँ 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया है जिसमें हमारा राइट एट्रिया और वेंट्रिकल डील करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से और लेफ्ट डील करता है किससे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है और डबल सर्कुलेशन होता है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप इतना पढ़ लीजिए, इतना एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। एक एक कॉन्सेप्ट को प्रिसाइज करके लाया हूं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी देखते जाइए, मजा आ जाएगा। लेक्चर के पार्ट 2 में यानी इसी लेक्चर के पार्ट 2 यानी कल आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिससे कि सवाल पूछे गए हैं और इस वाले पार्ट से भी सवाल पूछे गए। तब तक के लिए आपका सबसे फेवरेट स्लाइड आपके सामने है, आप इसको एंजॉय करिए, लेकिन इतना रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टाटा, टेक केयर, बाय।